सभी दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग जैसा कि टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स। सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में भी आते हैं, सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल हर किसी एग्जाम का लगभग एक ही क्वेश्चन पैटर्न हो चुका है, तो इसलिए न्यूमेरिकल लगाना जरूरी है। और ये न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आपका माइंड शार्प होता चला जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन माइंड की स्पीड बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो मैं आज आपके लिए फुल फ्लैश न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स, सॉलिड स्टेट के डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, रेडियस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और जितने भी जो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए आते हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर के आया हूं। तो इन न्यूमेरिकल्स को पूरा ध्यान से लगाइएगा, आपको भरसक मदद मिलेगी सॉलिड स्टेट में। और ये जितने भी कंपटीशन है, जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी के लिए मददगार होंगे। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बेस भी लूँगा, क्वेश्चन एटम्स पे भी डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन होते हैं उन्हीं का डिस्कशन आज करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको आपके दिमाग में उतारेंगे कि सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स कितने बढ़िया तरीके से। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे पास में हैं, मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ लेता हूँ। और न्यूमेरिकल 1 क्या कहता है वो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल 1 ये कहता है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिल्वर ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को क्रिस्टलाइज किया है। ईच साइड ऑफ द यूनिट सेल हैज़ द लेंथ ऑफ 409 पिकोमीटर, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 409 पिकोमीटर है। और जो यानी कि साइड, ईच साइड ऑफ द लेंथ, एज लेंथ बोलते हैं उसे, 409 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर का रेडियस क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ फेस सेंटर्ड है और एज लेंथ की डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एज लेंथ मतलब स्मॉल ए की वैल्यू जो है 409 पिकोमीटर है साहब। तो 409 पिकोमीटर का मतलब ये हो जाता है कि 409 पिकोमीटर में आप इसे पिकोमीटर में ही रखिएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको रेडियस निकालना है। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि हम लोग 409 पिकोमीटर ऐसे रखा रहेंगे। अब फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड के लिए जो रेडियस का फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। ए इज इक्वल टू होता है 2√2r, सिंपल सा फार्मूला होता है। अब इस सिंपल से फार्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन, आपने पूछा क्या है, ए अपॉन 2√2, यही होगा ना। तो अब ए की वैल्यू दे रखी 409 पिकोमीटर दे रखी है, सिंपल। ए यहाँ पर 2 दिया हुआ है और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। इसकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी इसमें करके रखी हुई है कि कैलकुलेशन कितनी, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम ना खराब करें। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस लगे 144.6 पिकोमीटर ये आ जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रखी है पहले से। तो इस कैलकुलेशन बेस मैंने ये न्यूमेरिकल्स कुछ लगा रखे हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप आराम से लगाइए। तो ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने रखा है, रेडियस से जुड़ा हुआ। इसी से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख करके देखिएगा क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा शायद आपने। इसके बाद देखिएगा कुछ क्वेश्चंस जो हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, मैं क्वेश्चन को इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके पास तक पहुँच जाए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इन द NaCl क्रिस्टल, यानी कि NaCl के बीच में, जो Na पॉजिटिव Cl के नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है NaCl क्रिस्टल में। और अगर डेंसिटी दे रखी 2.16, यानी डेंसिटी रो की वैल्यू दे रखी 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आगे दिया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन यूनिट सेल NaCl क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि FCC में, यानी कि ये FCC बना रहा है तो इन्होंने ये बता दिया है कि FCC। तो अब आप ये बताइए कि डेंसिटी दे रखी है ना, जब डेंसिटी दे रखी है तो हम लोग ए निकाल सकते हैं। जब ए निकाल लेंगे तो इसका मतलब हमें एज लेंथ यानी डिस्टेंस पता लग जाएगी। एज लेंथ जब पता लगेगी डिस्टेंस भी पता लगा लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये फेस सेंटर्ड अगर बनाता है तो ज़रा आप यहाँ पर ध्यान दो, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर, एक एटम। अब ये तो Cl नेगेटिव होगा, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl, ये Na बीच में फंस गया।
तो ये Na यहाँ पर है, Na यहाँ पर है, Na यहाँ पर है, Na यहाँ पर है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जब डिस्टेंस होगी तो Cl के 2 रेडियस हो जाएंगे, एक आ रही है, एक आ रही है, और इसके भी 2 रेडियस आ रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2R नेगेटिव, मतलब 2R Cl नेगेटिव होंगे और 2R Na पॉजिटिव होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देखिए अगर हम बीच में Na बिठाल देते हैं, ये बीच में Na है, यहाँ मैं लिख देता हूँ Na और यहाँ लिख देता हूँ Cl। जरा ध्यान दो आप, ये Na पॉजिटिव है और ये आपको मैंने लिख दिया Cl नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जब डिस्टेंस आप काउंट करोगे तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या होगा, एक R ये हो गया, एक R ये हो गया, एक R ये हो गया, एक R ये हो गया। तो आपको टोटल R कितने मिल रहे हैं? टोटल R यहाँ पर Na के कितने मिले? 2 मिले। और क्लोराइड के कितने मिले? तो Na के भी 2 R हो गए और क्लोराइड के भी आपके 2 R हो गए। इस तरीके से वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिख रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हो जाता है कि हम सिंपल सा क्या निकाल दें, सिंपल सा आपको आप वैल्यू निकाल दें कि रो इज इक्वल टू होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ये एक फार्मूला होता है। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग ए क्यूब निकाल लेते तो ए क्यूब इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन यहाँ पर रो हो जाएगा और इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, Na एवोगैड्रो नंबर। वैल्यूज पुट कर लीजिए और वैल्यूज पुट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी रख देनी, फेस सेंटर्ड है 4 रख देनी है। Z की वैल्यू आपको 4 रख देनी है। मोलर मास जो होगा NaCl का 58.5 हो जाता है, क्योंकि आप जान रहे होते हैं क्लोरीन का होता है 35.5 और 23, तो ये 58.5 रख दीजिए यहाँ पर 58.5। रो की वैल्यू आपको दे रखी है 2.165 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इन पूरी कैलकुलेशन में जो ए क्यूब निकल करके आएगा वो ए क्यूब कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ए क्यूब इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 179.5 इंटू 10⁻⁻24। तो ये कैलकुलेशन टाइम ना खराब हो, आपको कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेटेड वैल्यू में लिख रहा हूँ। इसलिए अब यहाँ पर ए कितना आएगा, ए क्यूब तो हमने निकाल लिया, अब ए कितना आएगा वो चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो इसे मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा लेता हूँ और यहीं पर लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी आने वाली। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप जानते हो तो 179.5 का 1/3 कर दें और 10⁻⁻24 का भी 1/3 कर दें, मतलब इसका क्यूब रूट निकाल दें। तो जब इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्यूब रूट की जो वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है वो वैल्यू आपकी जो आ रही है वो आ रही है 5 यानी ए की वैल्यू आ रही है 5.64 इंटू 10⁻⁻। अब इसका 8 हो जाएगा तो यहाँ पर -8 लिख देता हूँ। तो ये एक वैल्यू कैलकुलेटेड आ रही सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अब आपने ए निकाल दिया। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो गया। तो जो ए आया है वो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो हमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की जो डिस्टेंस यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी A इज इक्वल टू हो गया आपका 2, यहाँ पर रख लीजिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की डिस्टेंस रख लीजिए। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जो डिस्टेंस आएगी वो A डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। यानी A डिवाइडेड बाई 2 का मतलब A वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की वो मैं आपको बता रहा हूँ। A की वैल्यू हो गई 5.64 इंटू 10⁻⁻8 हो जाती है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो जो आंसर अब आपका आएगा वो कितना आ जाएगा। अब आंसर आप कैलकुलेट करके देखिएगा। इसको आप क्या करें कि 2 से डिवाइड 2 जा 4 हो गया और यहाँ पर 1 बचा, 2 8 जा 16 हो गया, 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻8 हो गया, या 282 पिकोमीटर भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच की, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सिंपल सा तरीका है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये एक कैटेगरी का न्यूमेरिकल लगाइए, बढ़िया न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल आपको लगाना भी चाहिए, है ना। तो ये न्यूमेरिकल एक आप लगाएं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल एक और बता रहा हूँ। इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाते रहिए, क्योंकि इन न्यूमेरिकल से भी आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब देखिए, न्यूमेरिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये एग्जाम में आ भी सकता है न्यूमेरिकल। जरा सुनिएगा ध्यान से। देखिए, इन अ क्रिस्टल सॉलिड, ध्यान से सुनिए, इन ए क्रिस्टल सॉलिड ए फॉर्म CCP लैटिस। ए ने CCP लैटिस बनाया। मेरे क्वेश्चन को सुनिए, पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि समय ज़्यादा ना खराब हो। ए फॉर्म CCP लैटिस वाइल बी ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ
टेट्राहेड्रल वाइड, यानी बी ने 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई किया है, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला आपसे पूछा गया है तो फार्मूला आपका क्या बनेगा? तो ए फॉर्म CCP लैटिस वाइल बी ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 1/3 है टेट्राहेड्रल वाइड का, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पहले हम आपको नंबर ऑफ एटम से नहीं बताएंगे, यहाँ पर सिंपल वे में बताएंगे आपको कि नंबर ऑफ ए एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड आपके बन जाएंगे आपके 2x, दोगुने बनते हैं। और b ने कितना ऑक्यूपाई किया? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड जितने भी हैं उनके 1/3 हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो b एटम्स, नंबर ऑफ b एटम्स लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ बी एटम इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ बी एटम्स इज इक्वल टू 2x का 1/3 रख दीजिए, तो यानी 2x/3 हो गया। अब फार्मूला सिंपल सा निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू आई आपकी x और b की वैल्यू आई 2x/3, x कैंसिल कर दिए, a से मल्टीप्लाई कर दिए, A3B2 फार्मूला आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको जरूर लगाइएगा, ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसको मिटाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूँ। सॉलिड के आज अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, पूरी वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा, मिस बिल्कुल नहीं करेंगे आप पूरी वीडियो को, किसी भी तरीके से मिस करेंगे तो आपका नुकसान होने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं कि ए एटम्स आर प्रेजेंट, A atoms are present at the corner पे है। A atoms कहाँ पर है? कॉर्नर पे है ऑफ क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब के कॉर्नर पे है। B atoms are present at face centers, कहाँ पर प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर्स पे है। बी एटम कहाँ पर? फेस सेंटर्स पे है। अब कह रहा कि ए एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम टू लैटिस साइड्स, दो लैटिस साइड से कौन गायब है? ए गायब है। एंड बी आर मिसिंग फ्रॉम टू लैटिस साइड, और दो से बी मिसिंग हो गए। अब फार्मूला क्या निकल के आएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए एटम कॉर्नर पे है तो एक्चुअल में ए कॉर्नर पे है, तो नंबर ऑफ ए एटम्स जो निकल करके आएगा, नंबर ऑफ ए एटम्स कितना आएगा? 1/8 इंटू कॉर्नर होते हैं 8, लेकिन दो जगह से मिस कर गया, मतलब कॉर्नर रह गया 6, तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया, 6/8 हो गया, यानी कि 2 ऊपर आ गया आपका 2 3 6, यानी 3/4 आ जाता है, सिंपल है ना। तो अब हमको क्या करना है? बी एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ बी एटम्स इज इक्वल टू हो जाता है, नंबर ऑफ बी एटम्स फेस पे हैं। अब फेस कितनी होती हैं? 6 होती हैं। अब लेकिन 2 फेसेस से मिसिंग है, तो यानी कि 4 रह गई, तो ये आपका 2 आ गया, तो सिंपल सा ये 2 आ गया। भाई फेस पे आधा ही तो एटम होता है, फेस पे जो एटम है कितना है? वो आधा है। अब फेसेस 6 होती हैं, 6 में से 2 मिस कर गए, 4 बची। तो अब फार्मूला क्या निकल के आएगा? फार्मूला सिंपल निकाल दीजिए, फार्मूला आ जाएगा आपका कितना? ए की वैल्यू आ गई 3/4 और बी की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए 3 आ गया और आपका बी 8, ये फार्मूला आपका तैयार हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं से कहीं तक छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी का ही है कि इफ NaCl इज डूब्ड विद 10⁻³ मोल% SrCl2 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, इफ NaCl इज डोप्ड, डोपिंग की गई NaCl की विद 10⁻³ मोल%, ठीक है। NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें 10⁻³ मोल% SrCl2 डाल दिएगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसको भी हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब इन न्यूमेरिकल्स को जरूर लगाइए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, जो भी हों वो सब इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको जरूर लगाइए। एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि 10⁻³ मोल परसेंट का मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10⁻⁻5 मोल बन जाता है ये। अगर 1 मोल कैटायन वैकेंसी है, यानी तो अगर आप जानते हैं अगर 1 मोल कहीं पर भी कैटायन वैकेंसी होती है तो कैटायन वैकेंसी 1 मोल कैटायन वैकेंसी 1 मोल कैटायन वैकेंसी अगर होती तो 1 मोल में कितना होता आपको पता है कि 1 मोल कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतनी कैटायन वैकेंसी होगी क्योंकि 1 मोल में ये वैल्यू होती है। अब अगर हम लोग क्या करें 10⁻⁴ मोल कैटायन वैकेंसी की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। तो ये वैल्यू अब आपकी कितनी हो जाती है, ये वैल्यू आपकी 5 घटा दीजिए 18 बचेगा यहाँ पर। तो 6.022 इंटू 10⁻, कितना होगा 10⁻18 कैटायन वैकेंसीज आ जाएंगी यहाँ पर, कैटायन वैकेंसीज पर मोल निकल के आएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द कैटायन वैकेंसी फॉर 10⁻⁻5 मोल परसेंट। यहाँ पर वेरिएशन करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। जरा मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ है, देखिएगा जरा ध्यान से। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर ट्रिक भी काम करेगी, यहाँ पर माइंड भी काम करेगा और यहाँ कैलकुलेशन भी काम करेगी। अगर दोनों चीज़ों का मिलान आप कर देते हैं तो टाइम आपका बच जाएगा। कितना इजी तरीका आपको बताता हूँ, देखिए बोर्ड पे देखते रहिएगा, बोर्ड पे नज़र रखिएगा, नज़र इधर उधर न जाने पाए, वीडियो को मिस ना करने पाए आप। अब देखें क्या क्वेश्चन कर रहा है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज ने FCC लैटिस। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है ये। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ दे रखी, एज लेंथ कितनी 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एज लेंथ का मतलब ए की वैल्यू दे रखी 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, ये दी हुई है। चलिए डेंसिटी दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी, ये वैल्यू दे रखी है रो। अब आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, यानी कि एटॉमिक मास M की कैलकुलेशन ये करवा रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन। अब एक चीज़ बताइए, हम सबसे पहले फार्मूला मुझे पता है कि रो इज इक्वल टू होता है Z इंटू M अपॉन A³ इंटू NA। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वैल्यूज पुट नहीं करनी, सबसे पहले M के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए फार्मूला। तो M के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो रो इंटू A³ इंटू NA यही आएगा, डिवाइडेड बाई Z हो जाएगा। रो की वैल्यू 10.5 दे रखी है और A³ की वैल्यू हो जाएगी 4.07 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगी। इसका होल क्यूब करना है। एवोगैड्रो नंबर आपको ऑलरेडी एवोगैड्रो नंबर पता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड कर देना है इसको कितने, ये फेस सेंटर्ड है तो Z की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, तो 4 से आपको इसको डिवाइड कर देना, सिंपल 4 से डिवाइड कर देना। जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू आए, अब मोलर मास अगर आपको थोड़ा सा याद है कि सिल्वर का मोलर मास कितना होता है, सिल्वर का मोलर मास लगभग 108 होता है, यानी कि अगर हम लोग इसका आंसर 107 के आसपास निकालेंगे, एक्चुअल जो आंसर आता है वो 106 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 106.9 आता है, कभी 106 पॉइंट, जो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो 106 के लमसम ये आंसर आता है। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है ये लगभग 108 होता है, तो मतलब अगर आंसर 107 तक के जो दिए गए आंसर होंगे वो एक्यूरेट आंसर आ जाते हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो लगभग वैल्यू 106.65 106 कभी 8 आती है, मतलब ये वैल्यू लगभग इस रेंज में जाती है तो आंसर। अब आपको करना क्या, एग्जाम में अगर आंसर में बहुत बड़ा, ऑप्शन में बहुत बड़ा, कहीं पर ऑप्शन मान लो ए दिया है, ए ऑप्शन में एक वैल्यू दे रखी 106 और दूसरी वैल्यू दे रखी 108 और तीसरी वैल्यू दे रखी 107 और चौथी वैल्यू
109 दे रखी, तो फिर इस समय आपका आंसर फिर 107 बनेगा, 106 नहीं बनेगा। लेकिन अगर 107 की जगह 106 और 106.9 दिया तो फिर आंसर इसको एक्यूरेट यानी 107 के आसपास रहिएगा। 100% 108 पॉइंट समथिंग नहीं आता, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन का विशेष आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आप लगाइएगा। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ट्रिक करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे और धीरे से आप आंसर निकाल के लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप जरूर लगाइएगा। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी लैटिस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आज कुछ एनसीईआरटी मर्ज क्वेश्चन, कुछ कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन भी दोनों मिला करके चल रहा हूँ आज। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ दे रखी 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद द मेजर्ड वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें सब कुछ तो दिया हुआ है, करना क्या है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, यहाँ कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, आंसर को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर हमें करना क्या है, यहाँ पर वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फिर से देख, कॉपर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी लैटिस यानी कि जेड की वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी 4 दे रखी है, क्योंकि एफसीसी लैटिस है ना। एज लेंथ दे रखी है यानी कि रो ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू आप नोट कर लीजिए कि ए की वैल्यू दे रखी 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दे रखी है, ध्यान से देख लीजिएगा। और कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट, और जो डेंसिटी दे रखी है वो कितनी है 8.92 दे रखी है, और एक डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी। तो अब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो तुम डेंसिटी कैलकुलेट करोगे क्या उस डेंसिटी के एग्रीमेंट है, मतलब ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो वी आर इन एग्रीमेंट, और अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग एग्रीमेंट में नहीं है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको फार्मूला पता है कि रो इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर दोबारा लिख दे रहा हूँ, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए हो जाता है। अब वैल्यू जेड की तो यहाँ पर 4 रख देनी है, तो 4 रख दीजिएगा। एम पता है आपको कि एम क्या लिया, कॉपर क्रिस्टलाइजेशन, तो 63.5 रख दीजिएगा। इसके बाद नीचे ए क्यूब की वैल्यू 3.61 इंटू 10⁻⁸ है, और इसका होल क्यूब करना है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कैलकुलेशन करके लगभग 8.89 समथिंग आता है ये आंसर, या 9 समथिंग भी आ जाए, 8.9 समथिंग आ जाए, तो आप इस देन आंसर तो सेम आ रहा है ना। इट मीन्स वी आर इन एग्रीमेंट, हम लोग इसके एग्रीमेंट में हैं कि नहीं, क्वेश्चन का दोनों की डेंसिटी सेम आ रही। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप आसानी से बढ़िया करके कैलकुलेट करिएगा, आपको इन क्वेश्चंस का बहुत हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन और है वो आपको बता रहा हूँ, गोल्ड विद एटॉमिक रेडियस 0.144, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद, ये न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद हम लोग और भी कुछ आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बताएं, क्वेश्चन नंबर ये 21 है एनसीईआरटी का, और गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.14 यानी आर की वैल्यू 0.144 नैनोमीटर दे रखी है। अब कह रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी यानी कि एफसीसी की में क्रिस्टलाइज है, इसका आपको साइड ऑफ द लेंथ यानी ए बताना है। तो ए बताने का मतलब हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि अगर एफसीसी है तो एफसीसी के लिए क्या बन जाता है, ए इज इक्वल टू 2√2r बनता है। तो अब यहाँ पर 2 तो रख देते हैं, √2 की वैल्यू रख दीजिएगा, r की वैल्यू 0.144 ही रख दीजिएगा। ये 2 इंटू 1.414 होता है, यहाँ पर 0.144 होता है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी जो आपकी वो 0.4073, इसी में निकाल देना, नैनोमीटर में चेंज नहीं करना है क्योंकि एज लेंथ है, छोटा साइज होगा, तो फिर आंसर आपका यही आ जाने वाला है। अगर इसमें कोई वेरिएशन लगे तो कैलकुलेशन एक्यूरेट रखिएगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन जो करके रखी हुई है, न्यूमेरिकल से लिखे रखे हुए हैं, उनके हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन की आंसर यही आया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी संशय लगे तो आप एक बार कैलकुलेशन जरूर करिएगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए। अब मेरे पास एक बुक है, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को भी मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। जरा एक एक ऑप्शन डिस्कसन करते हैं, जो आप बताएंगे कि आंसर क्या होंगे। बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं कि देखिएगा ध्यान से। राइट द फार्मूला of a compound in which element Y form CCP. Write the formula of a compound in which element Y form CCP.
एंड एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। ये तो वही हो गया जो मैंने ए बी की फॉर्म में बोला था, तो इसका फार्मूला आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। राइट द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच द एलिमेंट वाई फॉर्म CCP लैटिस। इसका मैं कैलकुलेशन यहाँ पर आपका लगा दूंगा, इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर भी यहीं पर लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपके साथ दूंगा। एटम ऑफ एलिमेंट P, देखिए ध्यान से, इधर मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन। एटम ऑफ द एलिमेंट P फॉर्म CCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट Q ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड। जितने भी टेट्राहेड्रल वाइड हैं वो उनका 1/3 भरा हुआ है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड का कितना भरा हुआ है, इन्होंने ऑल भर दिया, सभी भर दिया। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो फार्मूला बना क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाना है आपको। अब ये बताइए कि एटम P CCP बना रहा है, इसको मैं आपको लगवा भी दे रहा हूँ और आपके सामने इसका आंसर भी क्लू में डाल दूंगा, यानी लगा भी रहा हूँ और डाल भी दूंगा आंसर। तो एटम्स P ऑक्यूपाई CCP लैटिस, तो नंबर ऑफ P एटम्स इज इक्वल टू, पेन नहीं चल रहा, दूसरा यूज़ करता हूँ, नंबर ऑफ P एटम्स इज इक्वल टू x मान लेता हूँ। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो बनेंगे वो आपके 2x बन जाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेंगे, वो x बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब वो कह रहा है Q ने जो है 1/3 ऑक्यूपाई किया है, तो इसका नंबर ऑफ Q एटम कितना हुआ, नंबर ऑफ Q एटम हो गया आपका 2x/3, यानी 1/3 हो गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ Q एटम्स कितना आया हुआ है, x आ जाएगा। तो टोटल Q कितना आया, तो टोटल Q पहले निकाले, टोटल Q इज इक्वल टू हो गया 2x/3 प्लस x हो गया। इसे ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2x, यहाँ पर आपका 3x आ गया, यानी कि ये 5x/3 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी कि जो P एटम आया वो P आया आपका 2, P आया आपका x, और आपका Q जो आ गया वो 5x/3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दी, x तो x कैंसिल हो जाएगा, तो P3Q5 आ जाएगा इसका फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज में यहाँ पर लगाए दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर लगाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस। आयोडीन मॉलिक्यूल किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कौन से फोर्स से हेल्ड होते हैं, लंडन फोर्स से हेल्ड हो रहे हैं, या डाइपोल इंटरेक्शन से हो रहे हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड से हो रहे हैं, या कूलम्बिक फोर्स से हो रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन आप देखिए, आंसर भी आपको बताना है कि कौन से हो रहे हैं, यानी कि ये एक तो इसमें लंडन फोर्स दिया है, डाइपोल इंटरेक्शन दिया है, कोवेलेंट बॉन्ड दिया है, कोलम्बिक फोर्स दिया है। तो इसका मतलब इसमें आंसर जो है, आयोडीन मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल कैसा, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के अंदर लंडन फोर्स लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू द टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, ये एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि फेस सेंटर्ड में 4 एटम है, 2 गुने कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4r/√3, दूसरा ऑप्शन है 4r/√2, तीसरा ऑप्शन है 2r, और चौथा ऑप्शन है √3r/2। आंसर कौन सा होगा, आंसर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है वो आप बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ सॉलिड के, घबराइए बिल्कुल नहीं, करते रहिएगा। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग, यानी ए ऑप्शन दिया हुआ है Be2C दिया है, बेरिलियम कार्बाइड है। बी ऑप्शन आपका दिया है ग्रेफाइट, तो ये ग्रेफाइट तो आपको पता ही, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता ये हार्ड हो जाए। उसके बाद दिया है आपका टाइटेनियम दिया हुआ है, और उसके बाद डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें हार्ड सिलिकॉन कार्बाइड ही होता है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दिया विच हैज़ नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री, किसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री, ये क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन था।
पीजीटी एग्ज़ाम 2020 हुआ था, अभी जो 2021 में जो 20 हुआ था एग्ज़ाम, 20 में जो अभी जल्दी हुआ है पीजीटी, यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था ये कि विच हैज़ नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री। ये क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, विच हैज़ नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री, किसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा जरूर। यानी इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दिया है हेक्सागोनल, पहला ऑप्शन दिया है हेक्सागोनल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया था इसमें ऑर्थोरोम्बिक, और तीसरा ऑप्शन दिया था इन्होंने क्यूबिक, चौथा दिया था ऑप्शन ट्राइक्लिनिक। तो अब आपको शायद पता लग गया होगा कि आंसर इसका क्या था, ये तो आपने पता ही कर लिया होगा। ये ट्राइक्लिनिक होता है, इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, बस यही खास बात है। तो इन चीज़ों का जरूर गौर फरमाइएगा, इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन और भी है, फॉर द टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो सभी याद कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। टेट्राहेड्रल के अंदर जो होता है 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो टेट्राहेड्रल वाइड का रेशियो जरूर याद रखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, इन क्वेश्चंस को करिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चंस, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लगातार चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, गुड डे।